बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर आज हम थोड़ी बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये कोरोना संकट काल में बिहार का यह विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस संकट काल में गरीबों, मजदूरों, आम नागरिकों का बहुत ही बुरा हाल है। बड़े महानगरों से घर वापसी करते हुए लहूलुहान मजदूरों के जख्म के निशान अभी शायद भरे भी नहीं होंगे। संकट की ऐसी घड़ी में केंद्र राज्य की गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय भूमिका को भी हम सबों ने खुली आंखों से देखा है। ऊपर से आज जिस तरह की चरम महंगाई है, आम लोगों का जीना उसने दूभर कर दिया है। इसी बीच यह चुनाव कराया जा रहा है। कोरोना काल में देश के विभिन्न हिस्सों से दलितों, महिलाओं, मुसलमानों पर जातिगत सांप्रदायिक हिंसा की धारावाहिकता टूटी नहीं है। चरम बर्बरता का दौर आज भी जारी है। जनपक्षदर बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारियों और दमन का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। बचे खुचे लोकतंत्र का भी काम तमाम करने पर शासन सत्ता जो है तुली हुई है और इन्हीं साजिशों के बीच यह चुनाव हो रहा है। इस चुनाव से पूरे देश के सेकुलर, सोशल जस्टिस और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जो पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग उम्मीद भरी नज़र से बिहार की तरफ देख रहे हैं। लोकतंत्र विरोधी फासिस्ट शक्तियां तो पूरी प्रतिबद्धता से अपने एजेंडे को लागू करने में जुटी हुई हैं, किंतु फासिस्टों को चुनौती देने अथवा चुनावी मोर्चे पर शिकस्त देने की जुगाड़ में जुटी पार्टियों की मौजूदा भूमिका को भी देखना समझना बेहद जरूरी है। इस दृष्टि से देखें तो यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे कथित गैर फासिस्ट गठबंधन या पार्टियां उन उम्मीदों को पूरा कर पाने की स्थिति में हैं? यह एक विचारणीय मुद्दा है। आइए इसी नज़रिए से हम बिहार विधानसभा चुनाव और उन राजनीतिक दलों की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे को केंद्र में रखकर बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो कई गंभीर सवाल उभरते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय पर जब भी चर्चा होती है तो उसे सिर्फ आरक्षण का पर्याय मान लिया जाता है और एक साजिश के तहत इसी एकमात्र मुद्दे तक उसे सीमित कर दिया जाता है। चलिए थोड़ी देर के लिए यह मान भी लेते हैं कि आरक्षण ही पूरा सामाजिक न्याय है। तब यह सवाल उठता है कि इस विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कहां है। देखिए, पॉलिटिक्स में आरक्षण का एजेंडा शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों को भागीदारी का अवसर देने के रूप में ट्रांसलेट होता है। और इसका दूसरा पहलू यह भी होता है कि जब आपको जनता ने शासन करने का मौका दिया तब आपने अपने शासन काल में विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण के एजेंडे को किस रूप में लागू किया अथवा किस रूप में लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस, राजद, जदयू, लोजपा, प्रकारांतर से ये सभी दल, रालोसपा, केंद्र और राज्य में सत्ता में शेयर करती रही हैं, सत्ता में रही हैं। यहाँ मैं जानबूझकर बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी तो संविधान की जगह जाति, वर्ण और मनुविधान में यकीन रखने वाली पार्टी है और उसने इस बात को कभी छुपाया भी नहीं है। वह तो अपने मूल में ही कमजोर तबकों के आरक्षण विरोधी पार्टी है। आज सत्ता में आने के बाद वह कदम कदम पर इसे साबित भी कर रही है। इसलिए सवाल उनसे नहीं है, सवाल सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियों से ही है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश और बिहार में लंबे समय तक शासन किया है और सोशल जस्टिस और गरीबों, दलितों, पिछड़ों के कथित मसीहाओं ने भी बरसों बरस यहाँ राज किया है। तब फिर आज तक दलितों, आदिवासियों व हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण को आज तक मुकम्मल ढंग से बिहार और देश में लागू क्यों नहीं किया जा सका? ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में कि आखिर जब इनकी सरकारें केंद्र में भी रही, राज्यों में भी रही, तब फिर ये जो दलितों, आदिवासियों और जो हिंदू, मुस्लिम दोनों धर्मों के जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं, इनके आरक्षण का सवाल मुकम्मल ढंग से बिहार में भी और देश में क्यों नहीं लागू हुआ। और ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए ये कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि बारी बारी से हर बार बहुजन छलते रहें, अल्पसंख्यक छलते रहें और जो ठगे जाते रहें, इससे तो बात नहीं बनेगी। न ही इससे बिहार का बदलाव, विकास होगा और न ही बिहार में सामाजिक न्याय और
जो है सेकुलरिज्म की गारंटी हो पाएगी। तो इसलिए ये सवाल जो है पूछना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, या आप कितने जिम्मेदार हैं, ये बताएं। बिहारी आवाम को आरक्षण विरोधी बीजेपी को सबक सिखाने के साथ साथ इसका हिसाब इन दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के रहनुमाओं से भी इस चुनाव में लेना चाहिए। देखिए, इसको थोड़ा ठहर कर बात करें अगर इस मुद्दे पर, तो सामाजिक वर्ग के बतौर अगर देखें आप बिहार को, तो बिहार की तकरीबन 52% आबादी हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के अति पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों की है। किंतु आजादी के बाद से संसद विधानमंडलों में आज तक इनकी नाम मात्र ही भागीदारी हो पाई। सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियों ने भी इन्हें सांगठनिक और चुनाव के मौके पर वाजिब हिस्सेदारी देने के बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग प्रकोष्ठ आदि बनाकर ब्राह्मणवादी ढर्रे पर ही चलने का सबूत दिया। SC ST के लिए संविधान में अगर आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं होता तो इस मोर्चे पर उनके हालात भी कैसे होते, इसे अलग से बताने की शायद ही कोई जरूरत है। इसको मुझे लगता है कि सभी साथी बेहतर ढंग से भलीभांति समझते हैं। तो जब मौका मिला, या फिर अभी चुनाव है, अभी के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बातचीत करें कि अभी जो चुनाव है, तो इन दलों ने या इस गठबंधन ने अति पिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों को कितने सीटों पर उम्मीदवार बनाया? क्या जनसंख्या अनुपात में ये उम्मीदवारी दी गई? और जब चुनाव में उम्मीदवारी ही नहीं दी गई तो सत्ता में उनकी भागीदारी कैसे होगी? ये नीतियों के सवाल को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो ये सत्ता में भागीदारी का भी सवाल है। हालांकि आज की इस चर्चा में भी, और हम लोग पहले से भी मानते रहे हैं कि सामाजिक न्याय का समग्र एजेंडा और बहुजनों का नेतृत्व, ये दोनों एक साथ देखा जाना चाहिए। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई में जाकर देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार के दोनों जो प्रमुख गठबंधन हैं, दोनों गठबंधनों को आप गौर से देखिए। जो आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ होने का दावा करते हैं, उनमें देखिए क्या स्थिति है उनकी। कि जो NDA है और जो महागठबंधन है, दोनों को आप देखें तो दोनों में घनघोर आरक्षण विरोधी दल प्रमुखता से शामिल है। एक तरफ बहुजनों पर मनुवाद थोपने वाली पार्टी बीजेपी है, तो दूसरी तरफ सवर्ण वर्चस्व वाली घोर आरक्षण विरोधी कांग्रेस है। पिछले दौर में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के दौर में कांग्रेस ने किस तरह की शातिराना भूमिका अदा की है, इसे हमेशा जो है बहुजनों को याद रखना पड़ेगा और कांग्रेस के मूल चरित्र को समझना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखने की, मतलब NDA, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखने की भले ही कोशिश करते हों, अद्भुत समानता और एकता है। इतना तो तय है कि यदि पूर्ण बहुमत वाली सरकार दोनों में से चाहे जिस गठबंधन की बनेगी, उसे वैचारिक तौर पर प्रकारांतर से यही दोनों, यानी भाजपा और कांग्रेस ही लीड करेगा। यानी इन दोनों में से किसी भी गठबंधन की जीत से सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे या आरक्षण के भी एजेंडे के पूरे होने की भी गारंटी मुमकिन नहीं है। अभी पिछले दिनों ही तो इन दोनों ने मिलकर संविधान की आत्मा को कुचलते हुए आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का कानून बनाया। अभी तो वो बात ताजा है, वो कोई बहुत अतीत में जाने की जरूरत भी नहीं है। अभी साल डेढ़ साल की ही तो घटना है कि किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के उस एजेंडे को खुलकर समर्थन दिया बेशर्मी के साथ। और जो संविधान में यह प्रावधान था कि बाबा साहब ने जो संविधान तैयार किया था, तो उसमें स्पष्ट ये बात थी कि आरक्षण का आधार क्या होगा। आरक्षण का आधार सामाजिक शैक्षणिक जो है पिछड़ापन, इसको मूलतः आरक्षण का आधार बनाया गया। लेकिन बाबा साहब के द्वारा बनाए उस प्रावधान को पलटते हुए बीजेपी ने जिस तरह से आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने, और वो 50% की सीमा भी पहले मंडल कमीशन ने भी कहा था, और इसके पहले ढेर सारे लोग कहते रहते थे कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उस 50% की सीमा को भी जब दलितों वंचितों को अधिकार देने की बारी आई, तो हमेशा उस 50% की दुहाई दी गई, जबकि इस देश में 85% जो है बहुजन आबादी है। लेकिन बहुजनों को 85% भागीदारी उनकी हर क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए 85% आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, और उसके लिए हमेशा ये दुहाई दी जाती रही कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर के सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, और कांग्रेस ने इसमें बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया। यदि कांग्रेस ने उस वक्त इसका समर्थन न किया होता तो यह कानून ही नहीं बन पाता। कांग्रेस ने ही भाजपा का
मनोबल बढ़ाया है एक तरह से देखें तो, जिसका परिणाम आज तीनों जो किसान विरोधी कृषि बिल को संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर बीजेपी हुकूमत ने पास कर दिया, तो ये उसी की परिणति है कि उस समय भी बात आई थी जब ये पास हो रहा था कि ये कांग्रेस के एजेंडे में भी थी ये बात। ये तीनों बिल जो है प्रकारांतर से कांग्रेस भी पास करना चाहती थी, और आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण का जो एजेंडा है वो तो हम लोगों ने देखा कि पिछले चुनाव में आरजेडी के एजेंडे में भी वो शामिल था। आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र का वो हिस्सा था। रामविलास पासवान जी गुजर गए, रामविलास पासवान जी इसकी वकालत करते रहे थे, और जो है कांग्रेस के भी एजेंडे में था, बीजेपी के भी एजेंडे में था। तो इस तरह से ये देखिए कि किस तरह से संविधान की मूल आत्मा को कुचलने में और बहुजनों के हक अधिकार का गला घोंटने में इनकी बराबर की किस तरह से हिस्सेदारी रही है। तो इसको समझना पड़ेगा। दरअसल ऐन मौके पर भारत की जनता क्या होता है, इन चीजों को भूल जाती है, ये जो है स्मृति लोप का शिकार हो जाती है, और फिर हम जो है चुन लेते हैं ऐसी शक्तियों को, और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए इंसाफ करेंगे, हमारे लिए न्याय करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? तो जब आपके पास अवसर है चुनने का, तो ऐसी शक्तियों को बहुत नाप तौल करके चुनना होगा, अन्यथा फिर एक बार चले जाएंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आज से ठीक 3 दशक पहले मंडल के खिलाफ फासिस्ट शक्तियां कमंडल लेकर मैदान में आई थी। गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि मंडल के खिलाफ कमंडल की जमीन भी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर कांग्रेस ने ही बनाई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर कमंडल वाली शक्तियों को उभरने की हरी झंडी कांग्रेस ने ही दिखा दी थी। इसको समझना पड़ेगा। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया उस वक्त भी कांग्रेस ही केंद्र में सत्ता में थी, बावजूद इसके फासिस्टों को छुट्टा घूमने की मोहलत इन्होंने ही दी। और यदि उसी समय जो आरोपी थे उनको सजा की गारंटी होती और ये लंबा नहीं खींचा जाता मुकदमा, तो आज ये नौबत नहीं आती जो दिन भारत को देखना पड़ रहा है। जो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक नफरत की जो राजनीति चल रही है वह दिन देखना नहीं पड़ता, और मोहलत देकर उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का खुला अवसर भी दिया था इन लोगों ने। इन्हीं के कुकर्मों का फल आज पूरा देश भोग रहा है। जनता के रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम बुनियादी प्रश्नों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से आज मंदिर, मस्जिद और धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को केंद्रित कर दिया गया है, उसे खाद पानी इन्होंने ही दिया है। इसलिए इनके नेताओं को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने में तनिक भी झिझक नहीं होती। इनके नंबर 2 के नेता, राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 2 के नेता बीजेपी में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लीडर को कितना सेकुलर बनाया, अपना जो सोशल बेस है उसको कितना सेकुलर बनाया, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में बहुत लंबे समय से राजनीति चल रही है, लेकिन सेकुलरिज्म की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनमानस को, अपने सोशल बेस को कितना सेकुलर बनाया। बिहार में भी आप देखिए, लालू जी सेकुलरिज्म के बड़े चैंपियन कहे जाते हैं, लेकिन लालू जी ने अपने सोशल बेस को कितना सेकुलर बनाया। हम लोग तो बोलते रहे हैं लंबे समय से कि लालू जी का जो समीकरण है, MY का समीकरण पुराना, और जिसमें अब इस बार भी उन्होंने भरोसा किया है, हालांकि मुसलमानों को लॉलीपॉप थमा दिया गया है, लेकिन यादवों को उन्होंने 58 सीटें दी है अकेले एक जाति को। तो यदि जो है मुसलमान वोट देना बंद कर दें तो कितने मिनट तक जो है उनका जो सोशल बेस है यादवों का वो सेकुलर रह जाएगा? या बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें लालू जी की जाति बिरादरी हिरावल की भूमिका में रही है, यह क्या बात किसी से छुपी हुई है? तो लालू जी ने भी अपने सोशल बेस को कितना सेकुलर बनाया। अगर आजादी के बाद से कांग्रेस से लेकर ये तमाम जो पार्टियां जो सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और दलित पिछड़ों के हितैषी होने का प्रकारांतर से दावा करती रही हैं, अगर इन्होंने भारतीय जनमानस को, भारत के लोगों को, आम लोगों को सेकुलर बनाया होता, सेकुलर मूल्यों से लैस किया होता, उसके लिए शिक्षण संस्थान से लेकर तमाम चीजों में इसकी गारंटी की होती, तो आज इतना आसान नहीं होता कि पूरे देश में बीजेपी आच्छादित हो जाती और इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आ जाती और जो है कई राज्यों में वो सत्ता में आ जाती। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन इन लोगों ने हमेशा इस तरह की दोहरी राजनीति की
इसको समझना पड़ेगा। आप चलिए, अब इतनी बातचीत हो गई तो अब थोड़ा महागठबंधन के दूसरे सबसे जो अहम घटक जो फ्रंट पर हैं उनकी थोड़ी बातचीत करते हैं। अपने को सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस का चैंपियन बताने वाली राजद ने इस चुनाव में एक खास जाति को 58 सीटों पर उम्मीदवार बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन ने भी सवर्णों को उम्मीदवारी देने में भयानक उदारता दिखाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ा। मतलब कितना दिलचस्प है कि जब मुसलमानों को भागीदारी देने की बात आती है चुनावी मोर्चे पर, तो आप जो है ये हिंदुत्ववादी मानसिकता है उसको तुष्ट करने के लिए आप मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने में झिझकते हैं। 17% है मुसलमानों की बिहार में आबादी, इस लिहाज से कम जो है 42-43 जो है उम्मीदवार उनको बनाया जाना चाहिए। उम्मीदवार कम से कम जितने भी दल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कम से कम मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें भी जो पसमानदा है उसको भी जनसंख्या अनुपात में कम से कम भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन सवर्णों को इन्होंने भी, महागठबंधन ने भी खास ख्याल रखा है। बीजेपी तो रखती ही है, बीजेपी पर अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। तो सवर्णों की उम्मीदवारी जो है, उदारता देखिए इनकी, 50 के ऊपर, 50 के आसपास जो है इन्होंने सवर्णों को उम्मीदवार बनाया है महागठबंधन ने। और जनसंख्या अनुपात की दृष्टि से देखें तो सवर्णों की जितनी बिहार में आबादी है, ये आबादी से लगभग 2 गुने से थोड़ा ही कम है। तो ये देखिए, ये फिर जो है सोशल जस्टिस लाएंगे। जब चुनाव में प्रत्याशी बनाने, चुनाव में उम्मीदवार बनाने में इनकी जो है नानी मरती है, तो फिर ये कैसे जो है उसकी रक्षा करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में एनडीए की बात करना तो समय की एक तरह से बर्बादी ही होगी, क्योंकि यह तो उन्हीं शक्तियों की पार्टी है। महागठबंधन और राजद द्वारा मुसलमानों को जिस तरह से लॉलीपॉप थमा दिया गया है, अत्यंत पिछड़ों की भी यही हालत है। अत्यंत पिछड़ों को भी उम्मीदवारी देने में कृपणता की है, और पिछड़ों की जो दूसरी जातियां हैं उनको भी उम्मीदवारी देने में, पिछड़ा मतलब इनके लिए एक खास जाति विशेष यादव हो गया है। वोट चाहिए इनको, अब तो A to Z पर आ गए। और A to Z का आप देख लीजिए अंजाम कि A to Z में इन्होंने जो है किस तरह से बढ़ चढ़ करके सवर्णों को उम्मीदवार बनाया है। तो तब सवाल उठता है कि मुसलमानों और अति पिछड़ों की हकमारी करते हुए किस प्रकार के सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की रक्षा होगी, ये कैसे होगी रक्षा। ये लोग जो गाल बजाते रहते हैं, तो आखिर आप जब उनको राजनीति में हिस्सेदारी भी नहीं दे रहे हैं सम्मानजनक, तो फिर आप कौन से सेकुलरिज्म की रक्षा करेंगे। मतलब सेकुलरिज्म के ठेकेदार आपको किस जनता ने बना दिया। तो ये सवाल है जो सवाल इस चुनाव में का गंभीर और सोशल जस्टिस के छोर से देखें तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जहां धर्मनिरपेक्षता विरोधी फासिस्ट दल है, वहीं राजद कांग्रेस भी इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता से खुली दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के विरोध में रहते हुए भी इनके बीच वैचारिक दूरी परस्पर मिट रही है। मुसलमानों की पूरी राजनीतिक दावेदारी को असुरक्षा बोध के इर्द गिर्द समेट देने में कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों की बड़ी भूमिका रही है। गौर करने वाली बात है कि भाजपा का भय दिखाकर मुसलमानों से वोट बटोरा जाता रहा और भाजपा फलती फूलती रही। ये सेम टाइम ये दोनों चीजें हुई हैं। ये कि एक तरफ जो है असुरक्षा बोध मुसलमानों में पैदा करके कि बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दो, हम सेकुलर हैं। लेकिन इन्होंने सेकुलरिज्म को लेकर स्थापित करने के लिए, सेकुलर मास तैयार करने के लिए, सेकुलर जनमानस तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि इनका आचरण पूरी तरह से दोहरा रहा। और इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में असुरक्षा बोध पैदा करते हुए रहे और भाजपा भी फलती फूलती रही। महागठबंधन के मंच से मुस्लिम चेहरे तो अभी गायब हुए हैं। बहुत लोग हल्ला मचा रहे थे कि उस दिन महागठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं था। तो मुस्लिम चेहरे तो अभी गायब हुए हैं। मुसलमानों के हक अधिकार का एजेंडा तो काफी पहले ही इन लोगों ने गायब कर दिया है। यह गंभीर प्रश्न है जिसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है और इसका जवाब बिहार के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अगर एक सेकुलर बिहार, अगर एक जो है सोशल जस्टिस की गारंटी वाला बिहार, जिसमें गरीबों, दलितों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों सबको सम्मान के साथ, बराबरी के साथ और मुकम्मल रोजी रोजगार की गारंटी वाला बिहार अगर बनाना है, तो आपको इन सवालों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा।
इस चुनाव में भी इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। दरअसल इसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। इसका जवाब सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के समग्र एजेंडे पर नई किस्म की राजनीति को सामने लाकर ही दिया जा सकता है। इसके लिए आपको नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा, इस चुनाव में भी तलाशना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, सामाजिक न्याय के आंदोलन को ये कहा जाता है कि काउंटर करने के लिए विकास और सुशासन का राजनीतिक नारा गढ़ा गया था। यह बात सही है कि जिस विकास की राजनीति ने सामाजिक न्याय की राजनीति की धार को कुंद किया, उसकी भी जननी अगर आप तलाशने की कोशिश करें तो कांग्रेस ही है। देश में आर्थिक सुधारों के नाम पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की बुनियाद इस देश में कांग्रेस ने ही रखी है। भाजपा आज जिस तरह से रेल, हवाई अड्डा, BSNL, सार्वजनिक बैंक, HAL आदि जो है कंपनियों को और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिस तरह से बेच रही है, तो ये उन्हीं नीतियों को बीजेपी NDA आज आगे बढ़ा रही है। ये उसी का एक्सटेंशन है, ये कोई अलग थलग नहीं है। कांग्रेस के राज में भी किस तरह से कारपोरेटों को छूट दी जाती थी, बेल आउट पैकेज दिया जाता था, ये बात हमेशा याद रखा जाना चाहिए। हमारे कम्युनिस्ट मित्र लोग, वामपंथी साथी लोग, वामपंथी पार्टियां ये मुद्दे उछालती रहती थी, लेकिन अभी आज चुनाव में फासिज्म को हराने के नाम पर ये पूरी तरह से कांग्रेस के आगे जो है इन एजेंडों को छोड़ा नहीं जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस कारपोरेट घरानों को छूट पहुंचाती थी। आज वही काम अंबानी अडानी के लिए बीजेपी कर रही है। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो आप देख रहे हैं देश का, उसकी जड़ें कहाँ हैं, इसको हमेशा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि केवल आधे अधूरे एजेंडे के साथ किसी के साथ हो लेना, ये 5 वर्ष तक आने वाली, 5 वर्ष ही नहीं, केवल ये आने वाली पीढ़ियों की जो तंगहाली फटेहाली जो है, और एक जो बेहतर बिहार बनाने का, एक उन्नत बिहार बनाने का, उन्नत सामाजिक आर्थिक सभी मामलों में उन्नत, जिस तरह से आज बिहार में हिंसा, अपराध ये सब चरम पर है, जिस तरह से जाति उत्पीड़न की घटनाएं आज भी थमी नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं आज भी थमी नहीं है, उस पहलू पर महागठबंधन को देखने लायक है स्थिति। एक और अहम पहलू है जिसके आधार पर इस विधानसभा चुनाव को देखा जाना चाहिए। दोनों गठबंधनों की लेफ्ट पार्टियों को छोड़कर सभी में चरम परिवारवाद व्याप्त है। इन दलों में आंतरिक लोकतंत्र का भी भयानक अभाव है। तो फिर सवाल उठता है कि परिवारवादी व अलोकतांत्रिक शक्तियां फासिज्म को निर्णायक चुनौती कैसे देंगी, और ये जो है उन पार्टियों से जिसके खिलाफ ये लड़ने का दावा करती हैं, तो ये उनसे अलग भला कैसे हैं, किस मामले में अलग हैं। नीतिगत स्तर पर हमने बात की इनके सेकुलरिज्म की हकीकत, इनके सोशल जस्टिस की हकीकत, तो इसलिए भी ऐसे दलों और गठबंधनों से सामाजिक न्याय अथवा सेकुलरिज्म की गारंटी की कोई उम्मीद रखना एक किस्म की भयानक किस्म की मूर्खता है। अब आइए किसानों मजदूरों के लिहाज से देखें। एनडीए ने तो चुनाव से पहले ही किसानों मजदूरों को ठेंगा दिखाकर अपनी पूंजीवादी पक्षधरता उजागर कर दी है। उसमें तो कोई इफ बट का मसला ही नहीं है। इस चुनाव में किसानों मजदूरों के लिए इन दोनों गठबंधनों के पास सच पूछिए तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो महागठबंधन ने 25 सूत्री कार्यक्रम जारी किया है, वो बहुत लोकप्रिय, बहुत फुहड़ और सतही किस्म के जो है एजेंडे हैं, और उनमें से 70% एजेंडे पूरे नहीं होने हैं। वो केवल वोट हासिल करने के लिए जो है झांसेबाजी के लिए वो एजेंडा, जिस तरह से मोदी ने जो है अच्छे दिन लाने का वादा किया था, बीजेपी ने प्रचारित किया था, और वो बाद में उनको जुमला करार दे दिया, उसी तरह के वो मुद्दे हैं। उसमें किसानों को लेकर कोई ठोस और गंभीर बात नहीं है। और ये बिहार का जो परिदृश्य है खेती किसानी की दृष्टि से, अब उसमें भूमि सुधार पर एक लफ्ज नहीं कहा गया। अभी मैंने जो है छोटे छोटे दलों का नहीं देखा है चुनावी घोषणा पत्र, लेकिन जितने भी बड़े दल हैं बिहार के, उनके एजेंडे में किसी में भी भूमि सुधार का एजेंडा नहीं है। महागठबंधन के भी 25 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सातिराना ढंग से भूमि सुधार के सवाल को गायब कर दिया गया है। तो बिहार की खेती किसानी
या बिहार के जो किसान हैं, जो खेतों में मिट्टी लगाकर खून पसीना बहाकर फसल उपजाते हैं, तो उनको बगैर भूमि सुधार के बिहार में कैसे कृषि का विकास होगा? तो उस पर एक भी बात नहीं की गई है। तो इस लिहाज से भी आप देखें, किसानों की समस्या आज जिस लेवल तक पहुंच गई है, जिस तरह से पूरी खेती को कारपोरेट और बाजारों के हवाले कर दिया गया। अब बीज पूरी तरह से, जो किसानों के पास परंपरागत बीज था, वो बीज पूरी तरह से चला गया कारपोरेटों के हवाले, और कारपोरेटों पर कोई लगाम नहीं है, न केंद्र सरकार के द्वारा न राज्य सरकार के द्वारा। कारपोरेटों को पूरी खुली छूट मिली हुई है किसानों को लूटने के लिए। वो मनमाने दौर पर दाम पर बीज बेचते हैं, और कई बार बिहार में तो ऐसा देखने में आया कि कई बार किसानों की हजारों हेक्टेयर खेती, जिसमें वो कारपोरेट कंपनियों के बीज लगाए किसानों ने, पौधा भी तैयार हुआ, लेकिन उसमें दाने नहीं आए, अनाज नहीं हुआ, गेहूं में अनाज नहीं हुआ, मक्के में अनाज नहीं हुआ, मूंग में अनाज नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं बिहार में कई दफा हो चुकी है, लेकिन किसी भी हुकूमत की ये हैसियत नहीं हुई कि उन कारपोरेट बीज कंपनियों पर एफआईआर दर्ज कर सके, उनका गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सके। ये जो करोड़ों रुपए की लूट है, तो ये खेती किसानी आज जिस तरह से खाद पर, कीटनाशक पर, बीज पर कारपोरेट घरानों का वर्चस्व कायम हो गया है, जितने गहरे गतिरोध में खेती किसानी को फंसा दिया गया है हुकूमतों के द्वारा, आती जाती जो सरकारों के द्वारा, तो अब ये चिप्पी पैबंद लगाने से, जिस तरह से महागठबंधन के 25 सूत्री कार्यक्रम में किसानों के सवाल को एड्रेस किया गया है, तो वो चिप्पी पैबंद लगाने वाली घोषणा से बिहार के किसानों की सूरत नहीं बदलने वाली है। ये समझना पड़ेगा। इसलिए बिहार के किसान किसी गलतफहमी में न रहें कि 25 सूत्री कार्यक्रम में किसानों को लेकर चिंता की गई है। वो ये चिप्पी पैबंद वाली चिंता से कुछ नहीं होने वाला। उसी तरह से और भी बात करें, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ एक एजेंडे तक अपने आप को सीमित कर रहा हूं। सामाजिक न्याय का तो समग्र और विस्तृत एजेंडा है। अब उसी तरह से अलग अलग तबके हैं बिहार में, जो कमजोर जातियां हैं, जो विभिन्न पेशे से जुड़ी हुई जातियां हैं, उनके लिए क्या है? अब बिहार में जो नदियां हैं, उन नदियों पर जो निर्भर रहने वाली जातियां हैं, वो लाखों में उनकी तादाद है। उनके सवाल कहाँ हैं? नदियों का सवाल कहाँ है? पर्यावरण का सवाल कहाँ है? जो बांध को लेकर क्या पॉलिसी है? अभी जिस तरह से नीतीश मोदी की सरकार ने, बिहार में जाती हुई सरकार ने जिस तरह से बागमती पर तटबंध बनाने को हरी झंडी दिखा दी है, जिससे उस क्षेत्र के जनता भयानक रूप से आक्रोशित है, तो उस सवाल पर महागठबंधन के पास क्या पॉलिसी है? एनडीए ने तो बता दिया कि वो तटबंध बनाने और ठेकेदारों और लुटेरों के साथ हैं, वो बागमती क्षेत्र की जनता के साथ नहीं है। बागमती क्षेत्र की जनता डूबे की जाए, तो ये पुनर्वास का मसला नहीं है, तटबंध का मसला। तटबंध का मसला इस देश में और पूरी मानव सभ्यता के लिहाज से ये गंभीर प्रश्न है, साभ्यतिक प्रश्न है एक तरह से कहें तो ढेर सारे पर्यावरणविद सवाल उठाते रहे हैं बिहार में। अनिल प्रकाश जी लगातार सवाल उठाते रहे हैं नदियों को, और ढेर सारे उनके साथी, कि नदियों को अविरल बहने दो। नदियों को जब कृत्रिम रूप से बांधा जाएगा तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे, और इस परिणाम को फरक्का बराज बनने से लेकर और जो बाकी तटबंध बने हैं जहां तहां, उन तटबंधों और फरक्का बराज की वजह से बिहार की जनता पिछले लंबे समय से झेल रही है, और हर साल जो है बदहाल हो रही है, तबाह हो रही है। तो ये सब सवाल कहाँ हैं? तो ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। और ये जो लाखों परिवार हैं जिनकी आजीविका नदियों से जुड़ी है, वैसे ही लाखों भूमिहीन परिवार हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो है उनको आवास बना देंगे, जिनको वासगीत जमीन भी नहीं है साहब, ऐसे लाखों परिवार हैं बिहार में जो भूमिहीन हैं। उनका भूमि सुधार जब तक नहीं होगा तब तक उनको जमीन कैसे मिलेगी? जमीन कहां से मिलेगी? तो ये सवाल को सिरे से गायब कर दिया गया है, भूमिहीनों का सवाल। और ये सभी कौन हैं? आप मछुआरों की बात करें, आप जो है भूमिहीनों की बात करें, तो भूमिहीन कौन है? भूमिहीन मोस्टली दलित हैं, दलित जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, हिंदू मुसलमानों दोनों की, और जो है यही है मूलतः। तो ये जो बहुजन कैटेगरी जिसकी राजनीति का ये दावा करने वाले ये सामाजिक न्याय के कथित रहनुमा हैं, तो उनके एजेंडे में ये सवाल कहाँ है? तो भूमि सुधार का सवाल इन्होंने बार बार जो है इस चुनाव में भूमि सुधार का जो एजेंडा है, हम बार बार कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं, क्योंकि
वो बिहार की जो बहुसंख्य आबादी है, खासकर जो वंचित आबादी है, उस आबादी का अहम सवाल है। और ये बिहार के सवर्ण सामंती सामाजिक ढांचे को बदलने से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा भी है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि बिहार में भूमि सुधार में रोड़ा कौन सी राजनीतिक शक्तियां डालती रही हैं। यह सच है कि बिहार में भूमि सुधार की दिशा में सबसे बड़ी बाधक शक्तियों में पुराना जनसंघ, जो अब की बीजेपी है, वह तो है ही, लेकिन कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। आप आजादी के बाद से आप देखिए कांग्रेस की भूमिका, उसमें जो है एक तो श्रीकांत जी ने एक किताब भी संपादित की है, चिट्ठियों की राजनीति। उसमें कांग्रेस के आला नेताओं की चिट्ठी है, किस तरह से भूमि सुधार को रोकने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं ने षड्यंत्र किया है। वो नाम मैं नहीं लूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कभी मौका निकालकर, चिट्ठियों की राजनीति नाम से वो संपादित है वो किताब। उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियां शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े नेताओं की चिट्ठियां हैं पिछले दौर की। तो और फिर आगे बात करें हम जब, तो लालू जी की पार्टी 15 वर्षों तक सत्ता में रही, उन्होंने भूमि सुधार का एजेंडा क्यों नहीं लागू किया, जबकि गरीबों दलितों का अपार समर्थन मिला हुआ था। बावजूद इसके भूमि सुधार का एजेंडा क्यों नहीं लागू हुआ। सामाजिक न्याय के मसीहा आप, जो है दलितों के मसीहा आप, पिछड़ों के मसीहा, और भूमि सुधार से सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं को होगा। और जो सोशल स्ट्रक्चर है ग्रामीण बिहार का, वो तभी बदलेगा। तो लालू जी ने, नीतीश जी बड़ा उत्साहित होकर लाया, नीतीश कुमार ने बंदोपाध्याय कमीशन गठित किया, लेकिन डी बंदोपाध्याय की जब सिफारिशें आई तो वो भी धूल फांक रही हैं। वो उसको भी नीतीश कुमार लागू नहीं कर पाए, भाग खड़े हुए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों ने तो उस समय खुल करके विरोध किया उसका, बटाईदारी कानून और भूमि सुधार का। तो ये सभी देख लीजिए, ये सभी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। कुर्सी के चक्कर में इन सबों ने भूमि सुधार जैसे इस अहम सवाल से जुड़े करोड़ों गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों, भूमिहीनों से गद्दारी की है। यही कारण है कि भूमि सुधार का एजेंडा इस समय चुनाव में गायब कर दिया गया है। इस सवाल का राजनीति से गायब होना सवर्ण सामंती वर्चस्व की वापसी का खुला संकेत है। इसको समझना पड़ेगा। ये जो बिहार में ये भूमि सुधार का एजेंडा गायब हो जाना, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये पूरा उन्हीं सवर्ण सामंती शक्तियों का जो ये नया स्वर्णिम दौर आ रहा है, और ये सभी ला रहे हैं। ये सब A to Z के नाम पर ये जो है लाने में इनकी भी भूमिका है, न केवल एनडीए की, न केवल बीजेपी की, बल्कि इनकी भी भूमिका है। चुनाव के मौके पर जारी किए गए महागठबंधन के 25 सूत्री कार्यक्रम में यह बात शामिल है कि वे निजीकरण को रोकेंगे। ये बड़ी शानदार मजाक है कि कांग्रेस के साथ साझेदारी भी करेंगे और निजीकरण भी रोकेंगे। जरा नजर उठा करके देख लीजिए जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन का जो A to Z है वो अनंत सिंह, आनंद मोहन और शंकर सिंह तक पहुंच गया है। वो लिबरेशन आर्मी वाले शंकर सिंह, आनंद मोहन को आप जानते ही हैं, अनंत सिंह को भी आप जानते हैं। मतलब इतना फैल गए कि ये अब ऐसे लोगों तक पहुंच गए। वो जिसने IPS ऑफिसर की हत्या की थी आनंद मोहन ने, शंकर सिंह ने किस तरह से जो है हत्याओं नरसंहारों को अंजाम दिया है अनंत सिंह से। तो अब इनके बूते, इनके दम पर सेकुलरिज्म की हिफाजत होगी बिहार में। इनके बूते जो है एक जो है बदला हुआ बिहार बनेगा। और तो और यह देखिए कि बलात्कारी जो हैं विधायक इनके आरजेडी के, राजवल्लभ यादव और अरुण यादव, उनकी पत्नियों को आगे करके जो है ये बलात्कार मुक्त बिहार बनाएंगे। भाजपा के, तब बताइए कि भाजपा के रामराज और महागठबंधन के बीच क्या फर्क है। अब ये सोचना पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों से भी हमारा ये सवाल है कि वामपंथी पार्टियां और जो प्रगतिशील महिला आंदोलन है वो पितृसत्ता के इस घिनौने षड्यंत्र में हिस्सेदार बनेगा, या इसके खिलाफ वो अभियान स्टैंड लेगा, या फिर ये ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा लेंगे। ये एक गंभीर सवाल है, ये समझना पड़ेगा। और इसी तरह से बलात्कार मुक्त बिहार बनाएंगे, इसी तरह से अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे ऐसे लोगों के सहारे। तो ये दरअसल बात यह है कि CBI ED की फाइलों में जिन नेताओं की गर्दन फंसी होती है
वे फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह सहित जगदेव प्रसाद और लोहिया कर्पूरी के सपनों का देश समाज नहीं बना सकते और न ही सेकुलर और सोशल जस्टिस के समग्र एजेंडे को ही लागू कर सकते हैं। मान्यवर कांसीराम ने जिस चमचा युग की बात की थी, ये उसी का विस्तार ही करेंगे। बिहार में दबी जुबान में कई किस्म की चर्चा गर्म है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का अमित शाह से समझौता हो गया है कि ईडी वाली जो कार्रवाई है वो थोड़ी स्थगित रहेगी, बीजेपी और मोदी की आलोचना से थोड़ा जो है समझौता हुआ है। तो ये इसलिए आप देखेंगे कि तेजस्वी का जो चुनावी कैंपेन का पूरा कंटेंट है वो नीतीश सेंट्रिक है, वो बीजेपी मोदी की आलोचना से बच रहे हैं। तब फिर सोचिए इनके भरोसे सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की हिफाजत होगी। जैसे एक फाइल निकाला जाएगा और फिर इनके जो सेकुलरिज्म की और सोशल जस्टिस की जो इनकी जुगाली है उसकी हवा निकल जाएगी। और दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव के बाद इन्हें जाति जनगणना की खूब याद आती है और अभी इस चुनाव में ये इसको जाति जनगणना को चुनावी एजेंडा भी नहीं बना पाए। बहुत जोर शोर से बोल रहे थे चुनाव के पहले, तो आखिर किनको खुश करने के लिए इन्होंने इसको एजेंडा नहीं बनाया है? आप सभी समझदार हैं, इस बात को बेहतर समझते होंगे कि इस एजेंडे को जो इन्होंने छोड़ दिया है तो ये किनको खुश करने के लिए? सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के समग्र एजेंडे को किनारे रखकर कुर्सी से चिपकी राजनीति जो है वह किसी भी प्रकार की उससे बेहतरी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार के बहुजनों को सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय का समग्र एजेंडा भी चाहिए और बहुजन नेतृत्व भी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक पर दांव लगाकर एक बार फिर यदि इन दोनों में से किसी एक से भी समझौता किए तो एक बार फिर ठगे जाएंगे बिहार के बहुजन। इसलिए इस चुनाव में ठोक बजाकर सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के पूरे एजेंडे पर सरजमीनी संघर्ष से जुड़ी शक्तियों को मौका देने के बारे में जनता सोचे। हमने शुरू में भी कहा कि यदि जो है इन दोनों गठबंधनों में से किसी की भी सरकार बनती है तो उसको जो है बहुजन विरोधी भाजपा लीड करेगी यदि एनडीए की सरकार बनती है तो, और जो है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आइडियोलॉजिकली उसको कांग्रेस लीड करेगी। और ये सभी अपने मूल में सवर्ण पक्षधर, पूंजीपति पक्षधर और बहुजन विरोधी हैं। तो इनसे जो है बहुजनों का जो है कल्याण नहीं हो सकता है, इनसे बहुजनों के हक अधिकार की मुकम्मल गारंटी नहीं हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस चुनाव में आप देखें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कि जो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के लिए सरजमीनी संघर्ष से जुड़े हुए लोग रहे हैं उनको प्रमोट करिए, उनको वोट करिए। तो संघर्षशील उम्मीदवार जो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म के लिए संघर्षरत रहे हों, ईमानदारी से जूझते रहे हों, जेल जाते रहे हों, लाठियां खाते रहे हों, ऐसे उम्मीदवारों को ताकत दीजिए। ये ही लड़ेंगे और ये यदि विधानसभा पहुंच गए तभी ये सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात भी करेंगे, नहीं तो विधानसभाओं में इस पर बात भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब इनको कुर्सी इतनी प्यारी है कि आम जनता की परवाह नहीं है इनको। इसलिए इस चुनाव में ठोंक बजाकर सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के पूरे एजेंडे पर सरजमीनी संघर्ष से जुड़ी शक्तियों को मौका देने के बारे में आप सोचें, तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी। चमक दमक दिखाकर जीत हार का दबाव बनाकर बहुजनों के बुनियादी प्रश्नों को दरकिनार रखने की साजिशों का वोट की ताकत से मुंहतोड़ जवाब देने का यही मौका है। अभी आप संघर्षशील शक्तियों को वोट की ताकत नहीं देंगे तो आप एक बार फिर ठगे जाएंगे। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात यहीं खत्म करता हूं।